हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से आप सबको कक्षा 12 में आज काव्यखंड से पाठ 4 पढ़ाऊँगी। हिंदी में पाठ 4 काव्यखंड से। तो सबसे पहले कवि परिचय देख लीजिए। किसने लिखा है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी के जन्म के बारे में कवि परिचय क्या है इनका। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा लखनऊ में हुई। अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद इन्होंने लखनऊ में प्रकाशित नवजीवन दैनिक पत्र से जुड़ गए। बाद में एशियाई थिएटर संस्थान और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से भी जुड़े। 1963 से 68 तक नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता के रूप में रहे। बाद में दिनमान नामक साप्ताहिक पत्र इन्होंने चलाया। 1983 तक संपादन किया। साथ ही मौलिक रचनात्मक लेखन में भी सक्रिय रहे। इनकी पहली कविता 1946 में अंत का आरंभ छपी। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में इनकी कविताओं को सम्मिलित किया गया। 30 दिसंबर 1990 में इनका देहावसान दिल्ली में हुआ। देहावसान यानी मृत्यु। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं, यानी माने जाते हैं ये। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में इन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। इन्होंने कविता के माध्यम से हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार, छद्म यानी छल कपट में इनकी कविता में ऐसी सनसनीखेज ऐसे असर होते हैं। आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाता है इनकी कविता को पढ़ करके। यह सही है कि ऐसे पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। यानी केवल पत्रकार का इन्होंने कार्य नहीं किया बल्कि लिखने का काम भी इन्होंने किया। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। वैभव यानी सम्मान, संपदा। जातीय वैयक्तिक स्मृतियाँ इनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। यानी जो जातिगत या व्यक्तिगत हो तो ऐसी इनके यहाँ नहीं बराबर है, इसलिए इनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बूझी खुरदरी मुस्कानों से इनकी कविता पटी पड़ी है। यानी ऐसी शब्द इनके कविताओं में पढ़ने को बहुत मिलती है। रघुवीर सहाय की कविताओं में स्वाधीन भारत के नागरिकों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन्होंने यथार्थ चित्रण किया हुआ है। लोकतंत्र में तो मजबूत हुआ है, किंतु लोक की स्थिति दयनीय हो जा रही है। उनकी कविताएं राजनीतिक संदर्भों से भी विशेष रूप से जुड़ी हैं। रघुवीर सहाय ने कविता के माध्यम से सामान्य नागरिकों के मानवाधिकारों, समानता, समता और न्याय की पक्षधरता की है। जो नई संस्कृति विकसित हो रही है उसमें विरोध के लिए बहुत कम स्थान है। नई संस्कृति की अमानवीयता की तस्वीर खींचते हुए कवि संवेदनहीनता को व्यक्त करता है। किसी की भी मृत्यु की खबर से यदि हंसी आती है तो उसका यही अर्थ होता है कि हम कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से इन्होंने ऐसा संदेश दिया है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसके बारे में जाना, इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में। अब इधर देखते हैं इनकी कविताओं में क्या है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बच्चों पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। पाठ का नाम है आपके काव्यखंड से पाठ 4 रघुवीर सहाय ने लिखा है जिसे। तो देखते हैं कविता को। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं।
आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जल्दी बताइए वह दुख, बताइए बता नहीं पाएगा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आइए हम थोड़ा इसका भावार्थ देखें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। प्रस्तुत भावार्थ में कवि रघुवीर सहाय मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। मीडिया के लोग खुद को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब एक बंद कमरे अर्थात टीवी स्टूडियो में एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। यदि हाँ तो अपाहिज क्यों हैं। आपकी अपंगता आपको दुख देता है। इन बेतिकों प्रश्नों का उत्तर अपाहिज नहीं दे पाएगा, इसलिए वह चुपचाप रहेगा। साथ ही कैमरे वाले को इशारा करते हुए स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। कवि रघुवीर सहाय जी यहाँ पर मनोभावों को खूब अच्छे से पेश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो आइए अगला हम भाग देखते हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा, कहने का मतलब है कि इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके प्रश्न पूछते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यदि वह नहीं बता पाता तो हम अपने मीडिया कर्मी यानी अपने अनुकूल उत्तर पाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इशारा करते हैं कि क्या उन्हें महसूस होता, कैसा उन्हें महसूस होता है। कवि ने यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मीडिया के लोग प्रश्न जब पूछते हैं तो ये नहीं सोचते कि सामने वाले के ऊपर क्या भाव हो रहा है, क्या असर हो रहा है। उन्हें सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो कैसे भी करके प्रश्न जो पूछते हैं उसका उत्तर वो दे सके कि नहीं दे सके, लेकिन वो उन्हें जानना है। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कश्मसाहट भी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि ने यहाँ पर इस काव्यांश में जैसा कि पूछा है कि आपको अपाहिज बनकर कैसा लगता है, आप क्या महसूस करते हैं। मीडियाकर्मी पुनः दबाव डालता है। सोचिए बताइए, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। यदि आपने नहीं बताया तो फिर आप यह मौका गंवा देंगे। अपाहिज के पास अपने इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि अपनी पीड़ा को समाज के सामने रखे। मीडिया के पास जब ये समझाते हैं तो मीडिया वालों का कहना है कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बार बार प्रश्न पूछकर उसको रुला देंगे तथा दर्शक यानी समाज पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाता। ये हम कवि के कहने का तात्पर्य है कि मीडियाकर्मी इतना बार प्रश्न पूछेंगे, वो जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा कि वो रोने लग जाएगा। फिर पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक का, तो ये हुआ कि कभी दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण, कभी कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वो इसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं, उसे ऐसे पेश करते हैं जिससे वह अपाहिज व्यक्ति रो पड़ता है। इसे देखकर मीडियाकर्मी को आशा है कि आप भी विकलांगता की पीड़ा को महसूस करेंगे। अपाहिज के साथ साथ ये मीडियाकर्मी दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश करते हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास करता है कि कैसे मीडियाकर्मी अपना कार्य करता है। कवि कहता है कि दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं, तभी निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय कीमती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि हम दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यानी कि कवि कहते हैं कि मीडियाकर्मी अपना कार्य तो करते ही हैं और उन्हें लास्ट में ये भी कहना होता है कि नहीं कर पाए आप दोनों को एक साथ रुलाने का, यानी कि समाज के जो विसंगतियाँ हैं उसे एक साथ हम नहीं दिखा पाए, तो भी आप फिर भी कुछ न कुछ एंजॉय किए होंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका पाठ 4 काव्यखंड से पाठ 4 समाप्त हुआ। आशा है कि आपको समझ में पाठ आएगा, अच्छा लगेगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।